Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. Today's theory is stress versus strain graph. ये थ्योरी में जाने से पहले एक हुक लॉ करके है, उसे समझ लेते हैं जरा सा. हुक्स लॉ. हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब कि ऐसी बॉडी के जिसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटा हो, जैसे कि स्टील का वायर. स्टील के वायर के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा खींचोगे ना तो भी उसके अंदर मिलीमीटर में माइनर सा चेंज मिलेगा. तो हुक्स लॉ फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन small deformation stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. ओके कि भाई छोटे डिफॉर्मेशन की जो बॉडी होगी उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होंगे. स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो एक बात याद रखना कि इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट थ्योरी में ज्यादा करेंगे. अभी सिर्फ इतनी ही जरूरत है स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट भी हम लोग ध्यान देंगे. तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, ओके. ग्राफ हम शुरू करते हैं जीरो से, कि शुरुआत में E O. Okay, now when deforming force apply on body, deforming force is applied on body and it starts to deform. It starts to deform. Okay, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे O2A सेक्शन. OA section. Now you can see that between OA section strain and stress are proportional. So the relation is linear. Relation is linear. Linear relation. Stress proportional to strain. Stress proportional to strain. ओके, ये लास्ट पॉइंट है, ए पॉइंट, जहां पे बिहेवियर इलास्टिक रहता है, सॉरी बिहेवियर प्रोपोर्शनल रहता है. इसीलिए ए पॉइंट को प्रोपोर्शनैलिटी
लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी कहते हैं। जब हम ए से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी अपने उसी पाथ पर से वापस जीरो पे आ जाएगी। तो लिख सकते हैं यहां पे व्हेन deforming force is removed, body recover its original status. Okay, and between 0 to A, Hooke's law is obey. Hooke's law is obey. Okay, अब A के बाद जैसे ही आपने और ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज किया, जो स्ट्रेन होगी वो ऐसे आगे बढ़ेगी। दैट्स बी, दैट्स बी, दैट्स ए। ओके, तो अब बात करते हैं ए बी की। हियर रिलेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल, is not proportional, but यहां तक आप जब बॉडी को रिमूव करोगे, when the deformation force is removed, when deforming force is removed, body recover its original position. ओके, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिकवर करेगी, लेकिन जस्ट बी तक। इसीलिए बी इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी को लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, इलास्टिसिटी। और बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट। सिग्मा वाई, यील्ड पॉइंट। ओके, अब हमें हुक्स लॉ की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग इसे रिमूव कर देंगे। ओके, अब ग्राफ सी तक आता है। सी तो बीसी सेक्शन में जाते ही एक बात क्लियर हो जाती है कि छोटे से स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन मिलता है। फॉर स्मॉल स्ट्रेस द strain produce लार्ज। और जैसे ही मैंने बी पर से किसी भी पॉइंट को, बी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं, बॉडी ओके, when deforming force is removed,
force is removed, some permanent strain produced, कुछ परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। permanent strain, and this strain is less than 1%. This is called proportional behavior, or sometimes known as elastic behavior. Okay, and the permanent strain less than 1%, strain produce is less than 1%, 1% से कम स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है सीडी। सीडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज सीडी से हमें पता चलता है कि सीडी इज अ प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर यहां पे मिलेगा आपको कि आपका जो ग्राफ है डी पॉइंट, सिग्मा यू, D point is called tensile strength. D is known as tensile strength. Sigma U, tensile strength sigma U, और उसके बाद जो आता है वो है ये रहा प्लास्टिक बिहेवियर। उसके बाद ग्राफ में फोर्स थोड़ा सा स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस जो है वो नीचे की ओर बेंड होता है, और ई पॉइंट पे आते आते उसमें एक क्रैक डेवलप हो जाती है। सो डी सेक्शन के अंदर अगर देखें तो इन डी सेक्शन हियर strain increase, even force reduce, इवन फोर्स को रिड्यूस करने पर भी स्ट्रेन थोड़ी इंक्रीज होती है, एंड क्रैक इज डेवलप्ड at E, and that's why E is known as fracture point. Fracture point. Okay, now if DE पॉइंट अगर डी सेक्शन क्लोजर होगा, ठीक है, तो उस क्लोजर मतलब कि ये डी और ई के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ना हो, वो दोनों एक दूसरे के पास पास हो, मतलब कि डी के बाद तुरंत ही क्रैक मिले तो उसे कहते हैं ब्रिटल। ओके, और अगर डी बहुत ज्यादा हो, मतलब कि डी के बाद बहुत देर तक हमें क्रैक मिले ही नहीं, तो ऐसी
बॉडी को डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं। इफ डी इज वेरी क्लोजर, मतलब कि डी के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद जब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, उसके बाद अगर तुरंत ही उसमें क्रैक क्रिएट होती है तो बॉडी इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाना। और अगर बहुत ज्यादा ये डिफॉर्मिंग मिलता रहता है कंटिन्यूअस, डी और ई बहुत ही ज्यादा दूर हो, तो बॉडी इज डक्टाइल, मतलब कि आप उसे बहुत ज्यादा खींच सकते हो। दैट्स कॉल्ड अ प्लास्टिक डिफॉर्मिंग बॉडी। ओके, तो ये है स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्सेस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखो। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इवन हमारी स्कूल्स के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते रहते हैं, आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कलर्स की पेन का यूज़ भी किया है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, उसके बाद देखते हैं इलास्टोमर। चलो अब देखते हैं इलास्टोमर बॉडी। इलास्टोमर बॉडी किसे कहते हैं? तो हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां होती है, वल्केनाइज रबर जो होता है, सिंपल रबर होता है, उसे हम लोग इलास्टोमर कहते हैं। यहां इलास्टोमर में यह है कि उस बॉडी की जो कैपेसिटी है, स्ट्रेन कैपेसिटी, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। कभी कभार तो वो स्ट्रेन कैपेसिटी 700% तक भी चली जाती है। मतलब कि बॉडी की जो डायमेंशन है उससे वो 7 गुना तक भी बढ़ सकती है, 7 गुना। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ देखो, स्ट्रेन, स्ट्रेस 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.5, 1.5, 1 like this. ओके, ये ग्राफ है। सो हियर body can deform in large value. For example, rubber is a elastomer body. In elastomer, relation is not proportional. रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। दूसरी बात कि यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्ट्रेस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁶। स्ट्रेस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा स्ट्रेस वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। And the most important part, in some body, we can see 700% strain, 700% की वहां पे स्ट्रेन देखी जाती है। एंड दिस इज द ह्यूज वैल्यू। ओके, इलास्टोमर जो है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी में से काउंट होती है। क्यों? क्योंकि जब इलास्टोमर बॉडी हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हमें स्टेमिना बहुत चाहिए। ज्यादातर कहाँ यूज होती है इलास्टोमर बॉडी की? जो ब्रीज होती है ना, जो ब्रीज के 2 लेयर्स होते हैं, उसके अंदर रबर डालते हैं इलास्टोमर, ताकि उसकी स्ट्रेस कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और आने वाले हर वाइब्रेशन को वो झेल सके। इसीलिए इलास्टोमर बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं तो उसके अंदर जो भी कुछ, जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो अंदर की नसें होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपांड होती है। ठीक है, इसीलिए इलास्टोमर में उनका भी नाम डाला गया है। ठीक है, तो जो भी हमारी वेन्स होती है
वो वेन्स भी इलास्टोमर में ही आती है, तब जाके हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में मिलती है। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।